हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 30 के बारे में बात करेंगे। ये हमारी 30 नंबर क्लास है। इससे पहले हम 29 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम का, इसका हम तीसरा भाग कर रहे हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का तीसरा भाग हम कर रहे हैं। इससे पहले हम दो पार्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मैथ की प्लेलिस्ट में के अंदर आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जिस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। अब हम आगे कुछ और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देखते हैं क्वेश्चन का, किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस को देखेंगे कि थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने के बाद में किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये आया था एसएससी मेंस 2020 के अंदर। तो मेंस एग्जाम में आया हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है फिर से एग्जाम के अंदर। यदि 5 अंकों वाली संख्या 535 ए बी, आपके पास 5 अंकों की एक संख्या दी गई है 535 ए बी, यानी कि अंतिम दो अंक बताए नहीं गए हैं, ए और बी लिखे गए हैं। ये संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है डिविजिबल है, यानी कि यह संख्या 3 से भी भाग चला जाता है 3 का, इस संख्या के अंदर 7 का भी भाग चला जाता है और इस संख्या के अंदर 11 का भी भाग चला जाता है। अगर यह संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो हमें वैल्यू बताना है कि एक्स की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस ए बी का हमारा मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमें ए और बी का अगर मान पता होगा तो फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये संख्या है जो 5 अंकों की, ये हमारे पास दी गई है 535 ए बी। ये नंबर दिया गया, 3 अंक तो बता दिए गए हैं इसके 535 हैं, लेकिन अंतिम दो अंक बताए नहीं गए हैं। और ये संख्या डिविजिबल है किससे, ये संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता है 3 का, 7 का और 11 का। 3, 7 और 11 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसके दोस्तों दो तीन मेथड हो सकते हैं हल करने के। देखो इसको आप 3 से, हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होंगे 3 के, 7 के और 11 के। उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को इसके अंदर रखने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ हम 1 रखें, 2 रखें, किस प्रकार से वैल्यू को पुट करें। वो तो होता है कि एक आप गैस मेथड के थ्रू आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सही मेथड होगा अ, बिना गैस मेथड के, यानी कि इसका प्रॉपर क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जिस चीज से ये डिविजिबल है 3, 7 और 11, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3, 7 और 11 का हम एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, लैस है करेंगे इसका। तो ये हमारे पास आ जाएगा 231। क्योंकि 3, 7 और 11 आपस में कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कटता, तो इसके लिए इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हो आप, 7 या 21, और 21 को 11 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 231। 21 का वैसे 11 से एक ट्रिक्स भी होती है, 11 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हो तो उन दोनों नंबर्स का ऐड उसके सेंटर में रखा जाता है, यानी कि एक साइड में 2 लिखो, दूसरी साइड में 1 लिखो, 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। तो ये आ जाएगा आपका 231। तो आप ये, मैं आपको एक थोड़ी ट्रिक्स बताइए 11 की। वैसे इन सभी ट्रिक्स की बात हम जो शुरुआत के अंदर बेसिक क्लासें थी उसके अंदर कर चुके हैं। चलिए 3, 7 और 11 का एलसीएम हमारे पास आया 231। अब जो हमारे पास नंबर दिया गया दोस्तों, वो दिया गया है 535, 535 ए बी, यानी कि ये नंबर से अगर ये नंबर डिविजिबल कर रहे हैं 3, 7 और 11 और इनका एलसीएम 231 है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं 231 से तो डिविजिबल होगा। इसके साथ में हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए, यानी कि यहाँ 535 ए बी और यहाँ है 231। तो यहाँ 5 अंकों की संख्या कब का आएगी, कम से कम इसको 100 से ज्यादा बार गुणा करना पड़ेगा, यानी कि आप 100 से गुणा करोगे इस नंबर को तो ये आ जाएगा 231 000। लेकिन अंतिम दोनों अंक निकालने हैं हमें और वो डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 231 को अगर जस्ट आगे वाले नंबर से गुणा करें 232 से, 231 का हम 232 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा
वो आएगा 535/92। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता लगा कि इसको 232 से ही गुणा करना है, यानी कि ये तो एक ऐसा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि 232 से गुणा करें या किस नंबर से गुणा करें। आप देखिए यहाँ कम से कम आपको क्या करना है, शुरुआत के अंदर 53 बनाना है। ठीक है, तो आपको मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था कि आपको अच्छे से स्क्वायर्स और क्यूब अच्छे से याद होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको आपको अच्छे से स्क्वायर पता होंगे तो आप कहीं ना कहीं हिंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आपके पास में 231 दिया गया, तो 231 के अंदर शुरुआत के दो अंक देखोगे तो आपके पास है 23। शुरुआत के दो अंक हैं आपके पास 23, और इसकी जब आप स्क्वायर करते हो तो ये आती है 529। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 23 की स्क्वायर 529 है, इसका मतलब 230 की स्क्वायर आएगी, वो कहीं ना कहीं 529 के साथ में डबल जीरो आएगी। यानी कि 5 अंकों का ऐसा नंबर जो 529 535 के नजदीक जाएगा, वो कहीं ना कहीं 230 से बड़ा होगा, 230 से बड़ा होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिर आप कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे ये बिल्कुल 535 के बिल्कुल नजदीक चला जाए। तो 231 को अगर आप 232 से गुणा करोगे तो ये 535/92 बिल्कुल इसके नजदीक चला जाएगा। तो ये शुरुआत के तीनों अंक इससे मैच कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट के दो अंक हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 9 और एक आ रहा है 2, यानी कि ए की वैल्यू आ रही है 9 और बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, हमारे पास दिया गया था कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू बतानी है। ए की जगह हम 9 को लिखेंगे और बी की जगह हम 2 को लिखेंगे, और ये वैल्यू रखने के बाद में हम इसको हल करेंगे। 9 की स्क्वायर होती है 81, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 में से 4 को माइनस करोगे 14 आ जाएगा, तो 81 प्लस 14 आपका कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 का 2 असल 1, और इस 4 और 1 5, सॉरी 4 और 1 5, 8 और 1 9, तो 95। तो 95 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान आएगा हमारे पास 95, 95। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर आगे भी कुछ एग्जाम्स के अंदर फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये इसका प्रॉपर मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को हल करने का। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हमारे पास वैल्यू दी गई है p की। p बराबर दिया गया हमारे पास 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 5, बराबर दिया गया q के बराबर दिया गया वैल्यू 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7। p और q दोनों की वैल्यू दी गई है, इसका हमें क्या करना है कि p और q का HCF निकालना है। यानी कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मैस है। तो मैं से हम कैसे निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का, देखो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर सिर्फ संख्या होती थी, या फिर वो फ्रैक्शन के अंदर संख्या दी जाती थी या पॉइंट्स के अंदर संख्या दी जाती थी, उनका हम लैसा और मैसा निकालना सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर कुछ नंबर्स दिए गए और जिसके अंदर कुछ पावर्स भी लगाई गई हैं। तो पावर्स वाले जो भी नंबर्स होंगे उनका हम किस प्रकार से लैसा मैसा निकालते हैं वो देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया गया वैल्यू, सबसे पहले p की वैल्यू देखते हैं क्या दी गई है, 2 की पावर 3 गुणा के अंदर दिया गया 3 की पावर 10 और गुणा में दिया गया 5, और q की जो वैल्यू है वो दी गई हमारे पास 2 की पावर दी गई 5 गुणा 3 गुणा में 7। अब हम देख सकते हैं कि जो ये p और q की वैल्यू हमारे पास दी गई है, हमने क्या निकालना है, p और q का HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है मैस है, यानी कि HCF के अंदर आप ध्यान रखिएगा एक बात कि आपको जो पावर लेनी होती है वो कम से कम पावर लेनी होती है। सबसे छोटी से छोटी पावर, छोटी से छोटी पावर आपको लेनी होती है इसके अंदर। यानी कि आप बड़ी पावर को पहले सबसे पहले देखते हैं, यहाँ जो हमारे पास अंक दिए गए हैं, यहाँ 2 दिया गया, और दूसरा क्वेश्चन है इसके नीचे, इसके अंदर भी 2 दिया गया। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, 2 दिया गया। 2 की पावर ऊपर वाले p के अंदर दी गई है 2 की पावर 3, और q के अंदर दी गई है 2 की पावर 5। इनमें से कम पावर है किसकी, p के अंदर 2 की पावर 3। तो जो छोटी पावर है उसको लिखेंगे गुणा। इसके बाद हम देखेंगे 3, 3 दोनों के अंदर है, यहाँ 3 की पावर 10 है, यहाँ कुछ भी नहीं है,
जहाँ कुछ भी पावर नहीं होती वहाँ पावर एक होती है, इस बात को याद कीजिएगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको मैथ के बेसिक रूल नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जहाँ कुछ भी नहीं पावर होती, कुछ भी नहीं पावर यानी कि कुछ भी नहीं घात, तो घात एक मानेंगे। तो घात हम क्या करेंगे, एक मानेंगे। जहाँ कुछ भी पावर नहीं होती वहाँ पावर कम से कम एक जरूर होती है। अगर आप पावर को जीरो करोगे तो वैल्यू एक हो जाएगी। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर ये चीजें बेसिक वैसे बताई जा चुकी हैं पहले भी। अगर आप मान लो 3 की पावर जीरो लिखते हो तो इसका मान एक होता है। किसी भी संख्या की पावर जीरो होती है तो उसका वैल्यू आंसर एक आता है। अगर आप 100 की पावर जीरो करोगे तब भी वैल्यू आंसर एक आएगा। अगर आप 170 की पावर जीरो करोगे तब भी आंसर एक आएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर आप जीरो लगाते हो तो आंसर एक आता है। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या की पावर कुछ भी नहीं लगाते तो वह सेम संख्या आती है। या फिर उसके अंदर 3 की पावर एक मान के भी उसको हल कर सकते हो। यानी कि कुछ भी पावर नहीं है तो आप उसकी 3 की पावर एक मान सकते हो। तो अब देखो यहाँ 3 की पावर 10 है और नीचे कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक पावर तो यहाँ है। तो आप 3 की पावर एक कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ लिखोगे 3। अब ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में नहीं है, तो आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखोगे। नीचे वाले में 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखोगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3। या इसको आगे हल करना चाहो तो 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8, और 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। जो भी पावर्स है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप इस मेथड से करोगे। अगर आपको एलसीएम निकालना हो, मान लो इसी क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किस तरह से निकालोगे, आप मैक्सिमम पावर को लोगे। एलसीएम के अंदर बड़ी से बड़ी घात ली जाती है दोस्तों। एलसीएम यानी कि लेस है, तो इसके अंदर क्या करोगे, 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ आंसर आएगा 2 की पावर 5। फिर 3 की पावर ऊपर वाले में 10 है, नीचे वाले में 1 है, तो 3 की पावर 10। अब 5 की पावर ऊपर नीचे कहीं भी है तो लिखो 5, और नीचे 7 है तो 7 को भी लिखा जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम होगा। यानी कि एलसीएम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंकों को लिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी पावर ली जाती है। लेकिन एचसीएफ के अंदर छोटी से छोटी पावर ली जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आवे कि जिसके अंदर पावर्स दी हो, मल्टीप्लाई दिया हो, तो उसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम इस प्रकार से निकाले जाएंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में को हम किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए सीखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 200 और 600 के मध्य, 200 और 600 के मध्य, मध्य होता है यानी कि बीच के अंदर, बिटवीन 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। यानी कि 200 और 600 के बीच में हमें ऐसी संख्याएं बतानी है जिसके अंदर 4 का, 5 का और 6 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या मेथड यूज करेंगे, किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस संख्याओं से कोई भी नंबर्स डिविजिबल होते हैं उनका आप एलसीएम निकालोगे। उनका आप एलसीएम, यहाँ की यहाँ 4, 5 और 6 दिया गया है हमारे पास। यहाँ कह रहा है कि 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 6 से, यानी कि 4, 5, 6 से विभाजित है। तो 4, 5, 6 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, और ये आ जाएगा हमारे पास 60। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मैंने पहले ही स्टार्ट के अंदर बता चुका हूँ आपको। ये हमारे तीसरा चैप्टर है, दो तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ के। उसके अंदर मैंने डिटेल में इस चीज की बात की थी कि एलसीएम किस प्रकार से और एचसीएम किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो यहाँ 4, 5, 6 का एलसीएम आया हमारे पास 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ है 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ बात हो रही है 200 की और 600 की। इसके बीच में देखना है, यानी कि इसके बिटवीन देखना है। जब हम कोई भी संख्याओं के बीच के अंदर संख्याएं बात करते हैं, तो बीच के अंदर संख्याओं की बात करते हैं तब हम उन संख्याओं को इंक्लूड नहीं करते जो हमारी एक्चुअल में लिखी जाती हैं। यानी कि यहाँ 200 और 600 के बीच में जो नंबर स्टार्ट होंगे, 200 के बाद स्टार्ट होगा हमारा 201, और 600 से पहले वाला नंबर हो जाएगा 599।
599 और 201 ये दो नंबर्स होंगे जो इनके बीच में संख्याओं है, सारी की सारी संख्याएं हमारी इसके बीच में आएंगी, यानी कि 200 और 600 के बीच में स्टार्टिंग होगी हमारी 201 से और एंड होगा हमारा 599 से। अब वो सभी नंबर 4, 5 और 6 से विभाजित होने चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं 4, 5, 6 का जो एलसीएम हमारे पास 60 आ रहा है, 60 से वो नंबर कहीं ना कहीं डिविजिबल होंगे। तो अब हम चेक करने के लिए हमें नंबर्स बताने हैं, हम क्या करेंगे 60 का भाग देंगे इन दोनों के अंदर। इन दोनों में हम क्या करेंगे 60 का डिवाइड डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम इस प्रकार से करेंगे कि हमें कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, यानी कि इसको पूरा पॉइंट्स के अंदर या इसका फ्रैक्शन के अंदर आंसर नहीं देना, हमें डायरेक्ट एक अंदाजा लगाना है कि वो कहाँ तक पड़ा, वो मतलब हमारा पड़ा जाएगा। भागफल देखना है हमें सिर्फ कितना आ रहा है। 60 का अगर आप 201 के अंदर अगर आप 60 का भाग देते हो तो 60 तिया हमारा होता है 180, 6 तिया 18 यानी कि 180, 60 तिया 180। अगर आप 60 का पढ़ा 4 बार पढ़ोगे तो 240 हो जाएगा, यानी कि 201 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको यह पढ़ा 3 तक ही पढ़ना है, यानी कि इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा भागफल। और इसका अगर आप एक हिंट देखनी है हमें सिर्फ एक हिंट देखनी है, हमें एग्जैक्ट डिवाइड दे के नहीं देखना, सिर्फ एक हिंट लेना है। अगर आप 599 को 599 में 60 का भाग दोगे तो ये 9 बार जाएगा, क्योंकि अगर 600 होता तो 600 में 60 का भाग पूरा पूरा 10 बार चला जाता है, लेकिन यहाँ नंबर है 599 तो भाग कहीं ना कहीं 9 बार जाएगा। अब हमारे पास जो दो नंबर आए हैं 9 और 3, ये आई हैं हमारी वो संख्याएं। ये क्या आ रही हैं संख्याएं। इनको अब एक्चुअल संख्याएं निकालने के लिए आप क्या करोगे, 9 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 6। तो 6 संख्याएं ऐसी होंगी, ये 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि आपकी 200 और 600 के बीच में 6 संख्याएं आएंगी, जो कि 4, 5 और 6 इन तीनों से डिवाइड हो जाएंगी। 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 200 और 600 के बीच के अंदर टोटल आपके पास कितनी संख्याएं आएंगी, टोटल आएंगी आपके पास में 6 संख्याएं। 6 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास 200 से 600 आया, यहाँ 100 से 500 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है नंबर, लेकिन आपका जो मेथड रहेगा, तरीका रहेगा हल करने का, वो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है। जो भी आपके पास संख्याएं दी जाएं उनके नंबर्स निकालने के लिए जो न्यूनतम नंबर है, छोटा नंबर है, उससे एक बढ़ाओ और बड़े नंबर से एक कम करो, फिर जो भी संख्याएं दी जाएं उसका आप एलसीएम निकाल के उसको डायरेक्ट डिवाइड करो। भाग देने के बाद में जब आप एक गैस लगाओ कि वो कहाँ तक भाग उसके अंदर चला जा रहा है, तो जो भी नंबर्स आए उनको आप उनका डिफरेंस निकालोगे तो वो संख्याएं आ जाएंगी जो कि आपकी डिवाइड करने वाली होंगी। ये ऐसा दोस्तों, अगर आप 60 तक देखो तो ये एक से लेके कैलकुलेट करता है इस चीज को, क्योंकि आप 201 के अंदर जब 60 का भाग दे रहे हो तो आप एक से लेके 201 तक की ये सभी काउंट कर रहा है, यानी कि टोटल 3 आ रही हैं आपकी। और फिर आप 599 की बात कर रहे हो 60 के अंदर डिवाइड करने की, तो ये 1 से 599 काउंट कर रहा है, तो ये टोटल 9 निकाला है, लेकिन हमें सिर्फ 200 और 600 के बीच में बतानी है। तो इसके लिए हम 9 के अंदर 3 को माइनस करेंगे, तो ये 6 संख्याएं हमारी 200 और 600 के बीच में अंतराल होगा उसके अंदर वाली संख्याएं आएंगी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दो संख्याओं का एचसीएफ 8। एचसीएफ यानी कि मैस है, यहाँ एचसीएफ है, यहाँ बात हो रही है मैस है की, महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मैस है हमारे पास 8 दिया गया है। तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकती, यानी कि उनका लघुत्तम समापवर्तक लेस है नहीं हो सकती। कौन सी संख्या इनका लेस है नहीं हो सकती ये हमें बताना है। तो आपको पता है दोस्तों कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है तो उस संख्या के अंदर एचसीएफ से जरूर विभाजित होता है, यानी कि जो भी आपका एलसीएम रहा रहेगा, एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग जाएगा ही जाएगा। इस बात को आप जरूर याद रखिए, यानी कि एलसीएम के अंदर हमेशा ही जो भी उन संख्याओं का एचसीएफ होता है उसका भाग डेफिनेटली जाता है, क्योंकि एचसीएफ के अंदर हम छोटी पावर्स को लेते हैं और एलसीएम में बड़ी पावर्स को लेते हैं, इसलिए एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग हर हर कंडीशन में जाएगा। जो भी संख्याओं का आप एलसीएम लोगे और उन्हीं संख्याओं का अगर आप एचसीएफ ले रहे हो तो एलसीएम में एचसीएफ का भाग हर कंडीशन में जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि जो लेस है वो नहीं होगा जो कि 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जो नंबर के अंदर आपका 8 का भाग, अगर यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 24, 24 है, ये भी 8 से कट रहा है, 8 तिया 24, 48 भी आपका 8 से कट रहा है, 8 छिका 48, 56 भी आपका 8 से कट रहा है, 856, और 60 आपका 8 से नहीं कट रहा, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 60 आपका एलसीएम नहीं हो सकता। इसके अलावा 24, 48, 56 इसके एलसीएम हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। वैसे ये अगर आपको बेसिक चीजें पता होती हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हो, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम के अंदर समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो एलसीएम नहीं हो सकती संख्या, तो एलसीएम वो संख्या नहीं हो सकती जिसके अंदर आपका मैथ है, यानी कि एचसीएफ से जो डिवाइड नहीं होती, वो संख्या कभी भी एलसीएम नहीं हो सकती। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है दो व्यंजक पी और क्यू का एचसीएफ 1 है। हमारे पास क्या दिए गए हैं कि दो व्यंजक दिए गए हैं पी और क्यू। इन दोनों व्यंजक हैं जो पी और क्यू, इनका एचसीएफ 1 है। एचसीएफ 1 है यानी कि इसका मैस है, महत्तम समापवर्तक क्या है, 1 है। उनके एलसीएम का व्युत्क्रम है। हमें एलसीएम का व्युत्क्रम बताना है और हमें एचसीएफ दिया गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, पी क्यू और पी क्यू का इनवर्स यानी कि -1। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो व्युत्क्रम होता है ये क्या होता है। व्युत्क्रम होता है उल्टा। क्रम को क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, या हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स। इनवर्स यानी कि इसका विपरीत, यानी कि इसका उल्टा बताना है, यानी कि एलसीएम का उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास के अंदर भी एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों। वो फॉर्मूला क्या था कि जब आपके पास में पहली संख्या हो दी गई, ठीक है, आपके पास में पहली संख्या है, तो अगर आप पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हो, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हो, तो वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है, इसके ये चीज क्या होती है, बराबर होती है। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एचसीएफ दिया गया है, और एचसीएफ आपके पास कितना दिया गया है, एचसीएफ आपका 1 दिया गया है। एलसीएम हमें पता नहीं, इसलिए हम एलसीएम को x मान लेते हैं, और पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, p और q। तो आप p गुणा q बराबर लिखेंगे x गुणा 1, यानी कि x के बराबर आपका मान आ जाएगा, x का 1 से गुणा होगा x आएगा, p और q का गुणा होगा तो pq आएगा। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में pq। अब जो x आया है ये क्या है, x आपका क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के आधार पर आप x देखोगे तो x आपका एलसीएम है, यानी कि एलसीएम आपका क्या आ रहा है, pq आ रहा है। एलसीएम क्या आ रहा है आपका, pq आ रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है, एलसीएम का व्युत्क्रम बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। तो pq का उल्टा होता है 1/pq। जब भी आपको किसी संख्या का उल्टा या निकालना हो या व्युत्क्रम निकालना हो, तो उस संख्या को 1 में लिख सकते हैं। मान लो अगर आपको 5 का व्युत्क्रम पूछे, यानी कि 5 का उल्टा क्या होगा या इनवर्स पूछे, तो 1/5। अगर आपको 7 का उल्टा पूछे तो 1/7। सीधा उसको 1 में लिखो, वो उसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको संख्याएं दी जाएं जैसे 2/3, इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। अगर आपको 4/7 दे दिया तो उल्टा हो जाएगा 7/4। तो फ्रैक्शन वाली संख्याएं इस प्रकार से उल्टती हैं, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर लिखी जाती है। वैसे भी अगर आप नॉर्मल संख्याओं को देखोगे, जैसे हमें 5 का उल्टा निकालना है, तो 5 का उल्टा 1/5 कैसे होता है, क्योंकि 5 होता है वो हकीकत में क्या होता है, वैसे तो 5 है, लेकिन अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5/1 लिख सकते हो, 5 भी लिखो या 5/1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आप जब उल्टा करते हो तो वापस 1 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज कन्वर्ट होती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, p/q का जो उल्टा होगा वो होगा हमारा 1/pq, और 1/pq को हम लिख सकते हैं pq की पावर -1। क्योंकि pq है, इसकी पावर नीचे क्या है, 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या की पावर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे वाली संख्या को जब आप ऊपर लिखते हो तो उसकी पावर हमेशा माइनस के अंदर चली जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास यहाँ 1/2 की पावर मान लो यहाँ 4 दी गई है, अगर आपको इसका
सही रूप लिखना है तो इसको आप 2 की पावर -4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यानी कि जो नीचे वाली संख्या होती है वो ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर के आगे माइनस लग जाता है। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा पी क्यू की पावर -1 यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास के अंदर हम थोड़े से जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं उनको हमने देखा। दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने उन सभी क्वेश्चंस को देखा जो कि हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। हमने जब भी इस चैप्टर को शुरुआत की थी तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे, तो बेसिक से लेके हमने थोड़े हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन देखे जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस क्लास के अंदर हमने कुछ थोड़े से अब लेवल जिनका हाई था क्वेश्चंस का, यानी कि थोड़े से जो हार्ड क्वेश्चन देखने में लगते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखा। और जो ये हमारा चैप्टर है दोस्तों HCF एंड LCM का, ये हमारा तीसरा भाग था और यहाँ ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट होता है। ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, और ये हमारा यहाँ पे इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। हम पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, बेसिक कोर्स मैथ का। हमने बहुत सारी क्लासें की हैं, ये लगभग हमारी 30 नंबर क्लास थी। इससे पहले हम 29 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, तो और ये हमारी 30 क्लासें कंप्लीट होती हैं। इसके साथ हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम चैप्टर देखा इससे पहले, और ये HCF और LCM का चैप्टर देखा। तो इस प्रकार से हम आगे स्क्वायर रूट और वो चैप्टर्स भी ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे हम कुछ और चैप्टर्स की बात करेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।